नमस्कार दोस्तों, पीटी 365 के नेक्स्ट वीडियो में आज हम इन्वायरमेंट का टॉपिक उठाने जा रहे हैं। पीटी 365 में साथियों इन्वायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। पर्यावरण हो चाहे साइंस टेक हो, ये दोनों भी महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं, इनमें करंट अफेयर का जो योगदान होता है बहुत ही अधिक हो जाता है। इसलिए पीटी 365 हमारे लिए पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पीडीएफ में हम लोग अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 के जो पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है, उसको हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी विषय सूची है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और एक-एक करके टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हालाँकि ये लेंदी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया है कि साथ-साथ पढ़ने की आप कोशिश करेंगे मेरे साथ-साथ, और आप भी अपना पीडीएफ खोल लीजिए, या तो फिर आप अपना जो भी हार्ड कॉपी रखें उसको खोल लीजिए और समझते चलिएगा, साथ-साथ अपना पढ़ते चलिएगा और उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है? अंडरलाइन करते चलिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक निकल के आता है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत वन्य जीव और संरक्षण है। वन्य जीव संरक्षण से पहला टॉपिक हमारा निकल के आता है संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो आईयूसीएन है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची को क्या किया है? अपडेट किया है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो लाल लाल सूची है वो क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो संकटग्रस्त जो प्रजातियों की जो साथियों एक लाल सूची होती है, ये आईयूसीएन द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले आप एक समझिए कि रेड लिस्ट कौन निकालता है? आईयूसीएन। ये रेड लिस्ट विभिन्न जो हमारे जो प्रकृति में जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित उनकी क्या स्थिति है प्रकृति में, उनसे संबंधित उनकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो रेड लिस्ट हमारी जो आईयूसीएन द्वारा निकाली जाती है उन प्राणियों, पादपों और कवक प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो विलुप्त होने के खतरे में है, ठीक है? तो हमारे प्रकृति में जो भी कवक प्रजाति या पादप प्रजाति या प्राणी प्रजाति जो विलुप्त होने के खतरे में है, उनसे संबंधित जो लाल सूची निकाली जाती है वो कौन निकालती है? आईयूसीएन। उन्हें उनके विलुप्त होने के खतरों के निकट होने के पैमाने पर 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने श्रेणी में? उनको 9 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं? एक है नियर थ्रेटेड, ठीक है? एक है डेटा डिफिशियंस नहीं नॉन इवैल्यूएटेड, जो नॉन इवैल्यूएटेड है। एक है दूसरा है डेटा डिफिशिएंट, तीसरा है लिस्ट कंसर्न, चौथा है नियर थ्रेटेड, पांचवा है वल्नरेबल, छठा है एंडेंजर्ड, सातवां है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सता है आठवां है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और लास्ट है हमारा एक्सटिंक्ट। तो ठीक है, ये हमारी जो 9 श्रेणियां हैं इसमें वर्गीकृत किया जाती है। ये साथियों क्या होता है कि जो हमारी प्रकृति में जो भी जीव या प्रजाति पाई जाती हैं उनसे संबंधित उनकी क्या स्थिति है, उससे संबंधित ये डेटा दिया हुआ है। तो नॉट इवैल्यूएटेड का मतलब क्या है? नॉट इवैल्यूएटेड मतलब उस प्रजाति की गणना की ही नहीं जा सकती, उनको हम लोग उनका आकलन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको नॉट इवैल्यूएटेड। दूसरी श्रेणी है डाटा डिफिशिएंट। डाटा डिफिशिएंट का मतलब कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या वितरण के बारे में पर्याप्त हमारे पास जानकारी नहीं है। तो अगर किसी भी प्रजाति के बारे में अगर पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वो डेटा डिफिशिएंट होगा। लिस्ट कंसर्न क्या है? लिस्ट कंसर्न इसका अर्थ है कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? लिस्ट कंसर्न। नियर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेड का मतलब है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। तो देखो, लिस्ट कंसर्न का मतलब है कि भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है, वो सेफ लिस्ट होती है। नियर थ्रेटेड का मतलब है कि संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना उसकी है। वल्नरेबल क्या होता है? सुभेद्य। इसका ऐसा ही किसी प्रजाति के सक्षम अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा है, ठीक है? अब जैसे-जैसे हम दाहिने साइड बढ़ते जाएँगे ना, वैसे-वैसे ही प्रजातियों की जो खतरा है, जो उनकी रिस्क है, वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो वल्नरेबल में क्या है? उनकी खतरा क्या है? उच्च है। फिर उसके बाद एंडेंजर्ड आता है, संकटग्रस्त। इसका ऐसा ही किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा है, अब और अधिक उच्च खतरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का अर्थ है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है, जो अत्यधिक उच्च एक्सट्रीमली हाई रिस्क, ठीक है? तो वेरी हाई रिस्क होगा तो एंडेंजर्ड होगा, एक्सट्रीमली हाई रिस्क होगा तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ईडब्ल्यू, एक्सटेंड इन द वाइल्ड। इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है, उसका कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था में
कुछ सदस्य जो है केवल कैप्टिव अवस्था में या कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर ही जीवित हैं, ठीक है? उनका जो मतलब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में है ही नहीं। और जो लास्ट हमारा जो 9वां है वो विलुप्त है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो ये हमारे जो 9 प्रजाति हैं, इनसे संबंधित जो लिस्ट बनती है उसको कौन बनाता है? IUCN, और इसको हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? वे प्रजातियां जिनके बारे में स्थिति सुधार हुआ है, गिरावट आई है। तो ला गोमेरा विशाल छिपकली है एक, ये पहले एंडेंजर्ड थी और अब क्या है? पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, अब क्या है? एंडेंजर्ड है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो होता है वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है, अभी क्या है? हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, तो उससे थोड़ा सा कम हुआ है। तो स्थिति थोड़ी सी क्या हुई? सुधरी हुई है। ये कहाँ पाई जाती है? कैनरी द्वीप समूह, स्पेन में पाई जाती है। ला गोमेरा विशाल छिपकली, ठीक, ध्यान देना। ला गोमेरा विशाल छिपकली पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब एंडेंजर्ड है। ये कहाँ पाई जाती है? कैनरी द्वीप समूह। कैनरी द्वीप समूह कहाँ है? स्पेन में। उसकी लोकेशन माइंड में ट्रेस कर लेना कि हाँ स्पेन में कहाँ है, ठीक है। फिर दूसरा है केपी यापोवा कैक्टी। इसकी प्रजाति की 82% पादप जो है विलुप्त होने के खतरे में है, ठीक है। इसका क्या है? ये मतलब क्या है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है। और इसका पर्यावास कहाँ है? सजावटी कैक्टस चिली के अटाकामा तटीय रेगिस्तानों में स्थानिक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कैनेरिया विशाल छिपकली, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पहले लिस्ट कंसर्न था। लिस्ट कंसर्न का मतलब क्या है? कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये लिस्ट कंसर्न था, लेकिन अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे आ गया, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा? कैनरी द्वीप समूह, स्पेन में स्थानिक सरीसृप है, ठीक। ये कौन है? ग्रैन कैनारिया विशाल छिपकली। एक ग्रैन कैनारिया स्किंक है, ये एंडेंजर्ड है, पहले लिस्ट कंसर्न था। फिर कैनरी द्वीप समूह, स्पेन में ये भी है। इबीजा वाल छिपकली है, ये भी एंडेंजर्ड है, पहले नियर थ्रेंटेड था। नियर थ्रेंटेड का क्या मतलब है? नियर थ्रेंटेड का क्या मतलब है? देखो यहाँ से, नियर थ्रेंटेड का मतलब है कि इसका आशय है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना है। तो पहले नियर थ्रेंटेड था, अब एंडेंजर्ड हो गया है, वेरी हाई रिस्क में आ गया। वैसे ही बोर्नियर हाथी है, ये विश्व का सबसे छोटा, बोर्नियर जो हाथी है, बोर्नियन हाथी, ये विश्व का सबसे छोटा हाथी है। ये बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों में पाया जाता है। ये चौड़े चेहरे वाला हाथी होता है। इसको कहाँ आ गया ये एंडेंजर्ड में शामिल हो गया। तो बोर्नियर हाथी एंडेंजर्ड हो गया है। इबीजा वाल छिपकली एंडेंजर्ड हो गया है, पहले नियर थ्रेंटेड था। ग्रेन कैनारिया स्किंक क्या है? एंडेंजर्ड है, पहले लिस्ट कंसर्न था, ठीक है। ये अपने दिमाग में एक दो बार देख के बैठा लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? SFTLC। सुर्खियों में क्यों है? SFTLC की मेजबानी भूटान सरकार द्वारा की गई है और इसका समर्थन बाघ संरक्षण गठबंधन TCC ने किया है। कौन इसकी मेजबानी कर रहा है? SFTLC की भूटान सरकार। और इसका समर्थन कौन कर रहा है? बाघ संरक्षण गठबंधन, ठीक है। बाघ संरक्षण गठबंधन जो है इसका क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है, ठीक। SFTLC और TCC के बारे में, बाघ संरक्षण संघ, इन दोनों के बारे में समझते हैं। SFTLC का उद्देश्य जो है नई वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करके और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर बाघ संरक्षण एवं टाइगर लैंडस्केप यानी बाघ परिदृश्य के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसा कि पारो स्टेटमेंट में कहा गया है, ठीक है। इसका लक्ष्य 2024 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि जुटाना है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका लक्ष्य है कि 2034 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि जुटाना है। अब फिर नेक्स्ट है हमारा TCC, बाघ संरक्षण संघ। बाघों के संरक्षण के लिए कई संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है। यह बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से मिलकर काम करता है। यह वन्य जीव अपराध रोकने और मानव वन्य जीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी जीव विज्ञानियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके सदस्य संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर WWF आदि इसमें क्या है? शामिल है। तो IUCN, UNDP, WWF ये कहाँ है? बाघ संरक्षण संघ TCC में क्या है? शामिल है। ये कई संगठनों का क्या है? एक स्वतंत्र समूह है। ये बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत मिलकर काम करते हैं, ठीक है। SFTLC में संधारणीय वित्त हेतु की गई पहले क्या क्या है? तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड है, पहला है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड। फिर टाइगर बांड्स, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट जो फंड है
इसको यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये एक नया मिश्रित वित्तीय तंत्र है जो प्रकृति अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। पहली बात, कौन इसको प्रस्तुत किया है? टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह एक नया मिश्रित वित्तीय तंत्र है जो प्रकृति अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। टाइगर बॉन्ड्स इसे निजी क्षेत्र के निवेशकों को जोड़ने और प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने प्रस्तावित किया है। तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड यूएनडीपी द्वारा और टाइगर बॉन्ड्स जो है वो एशियाई विकास बैंक ने प्रस्तावित किया है। तो टाइगर बॉन्ड्स जो है एशियाई विकास बैंक और टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड जो है यूएनडीपी। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइगर। ठीक है, संरक्षण की स्थिति क्या है? भारत के प्राकृतिक पर्यावास वाले देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, ये बाघ के प्राकृतिक पर्यावास वाले देश हैं। भारत में बाघ का कहाँ कहाँ पर्यावास है? शिवालिक का गंगा मैदान कहाँ है? शिवालिक का गंगा मैदान भारत में जो है वो कहाँ है? शिवालिक का गंगा मैदान। नेक्स्ट, भारत और पूर्वी मध्य भारत और पूर्वी घाट, ठीक, पश्चिमी घाट, ठीक, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियां एवं ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान, शिवालिक गंगा मैदान। नेक्स्ट ध्यान से समझना, भारत में बाघ की पर्यावरण स्थिति कहाँ कहाँ है? शिवालिक गंगा मैदान, उसके बाद मध्य भारत और पूर्वी घाट, मध्य भारत और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियां एवं ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान और सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये सब हमारे भारत में बाघ की पर्यावास की स्थिति है। बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक और उसके बाद उत्तराखंड का स्थान है। ठीक है, तो बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसके बाद कर्नाटक में है और उसके बाद उत्तराखंड में स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी, ठीक, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, ये हमारे बाघों की क्या है? स्थिति है। विशेषताएं क्या है? यह भारत की कैसी प्रजाति है? फ्लैक्सी प्रजाति है। ये अम्ब्रेला स्पीसीज है। अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब आप लोग शायद पता ही होगा। बाद एकांतप्रिय जीव है जो निशाचर होता है और अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। आमतौर आमतौर पर एक वयस्क नर का क्षेत्र 2 से 7 मादाओं के क्षेत्र से मिलकर बना हो सकता है। प्रत्येक बाघ के शरीर पर मौजूद धारियां अलग अलग होती हैं। जैसे सभी मनुष्यों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार बाघों की जो धारियां भी हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है, साइट्स के परिशिष्ट वन में है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, और WPA 1972 की अनुसूची कहाँ है? वन में है। साइट्स के परिशिष्ट वन में है, इंडेंजर्ड है और WPA 1972 की अनुसूची वन में है। तो हमारा ये बाघ से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। आप इसको देखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड में है। ठीक है, इंडेंजर्ड है, साइट्स के परिशिष्ट वन में है और WPA की अनुसूची वन में है। ठीक, अब हम नेक्स्ट समझते हैं अपना। नेक्स्ट हम समझते हैं इसका खतरा। पर्यावास का नष्ट होना, शिकारी प्रजातियों की कमी, गैरकानूनी शिकार और अवैध व्यापार, मनुष्यों के साथ संघर्ष इत्यादि से इसका खतरा पैदा होती है। संरक्षण संबंधी प्रयास। संरक्षण संबंधी प्रयास में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इन सीटू संरक्षण करना है। ठीक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA यह एक कैसी निकाय है? वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए WPA 1972 में संशोधन करके किया गया था। यह भारत का कैसा पशु है? राष्ट्रीय पशु है। यह डिजिटल निगरानी प्रणाली है एम स्ट्रिप्स। जो एम स्ट्रिप्स है वो कैसी प्रणाली है? एम स्ट्रिप्स जो है वो डिजिटल निगरानी प्रणाली है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2028 यह विश्व बैंक की क्या है? एक पहल है। यह विश्व बैंक की क्या है? एक पहल है। ठीक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है। ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है। अन्य उपाय क्या है? जैसे कंजर्वेशन और टाइगर स्टैंडर्ड चलाया जा रहा है। विश्व वन्यजीव को WWF की टाइगर्स अलाइव पहल, ये सब क्या है? ये सब हमारे बाघों को संरक्षण करने संबंधी क्या है? प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अच्छा, भारत में बाघ का परिदृश्य हमने देख ही लिया कि कहाँ कहाँ है। शिवालिक पहाड़ी, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान, सुंदरबन, मध्य भारत और पूर्वी घाट का क्षेत्र और पश्चिमी घाट का क्षेत्र, ये हमारे यहाँ जो है बाघ की जो है वर्तमान स्थिति है। ठीक,
इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो आईबीसी है वो क्या है, सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईबीसीए की स्थापना संबंधी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अभिपुष्टि करते हुए इसकी सदस्यता ग्रहण करने की प्रस्ताव को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। ठीक, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में समझते हैं। 2023 में भारत प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर, जो भारतीय जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके क्या हो गए हैं, 50 साल क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। उसके अवसर पर भारत ने आईबीसीए की शुरुआत की थी। दो किस कौन शुरुआत किया था, इसका मुख्यालय सबसे ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है इसका मुख्यालय भारत में है और इसको भारत ने ही शुरू किया था। कब शुरू किया था, जो हमारे भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था उसके 50 साल पूरे होने पर इसको भारत ने आईबीसीए की शुरुआत की थी। उसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में है। उद्देश्य क्या है, बिग कैट्स की जो 7 प्रजातियां हैं उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। ये 7 प्रजातियां कौन सी है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। कौन कौन सी 7 प्रजातियां हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा। ठीक, कहोगे सर अच्छी बात है। उसके बाद भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं। क्या है, भारत में प्यूमा और जगुआर जो है नहीं पाए जाते हैं। शेष 5 जो बिग कैट अलायंस है वो हमारे यहाँ पाई जाती है। तो अगर 7 जो बिग कैट्स हैं उसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है। और जगुआर और प्यूमा हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। बाकी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता 5 प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है। आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ है, भारत में है। और इसका उद्देश्य क्या है कि बिग कैट्स के जो 7 प्रजातियां हैं उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। यह एक कैसी निकाय है, बहुराष्ट्रीय गठबंधन, बहु एजेंसी गठबंधन है। इसकी भागीदारी बिग कैट्स के पर्यावास वाले 95 देश, वे देश जहां बिग कैट्स की प्रजातियां नहीं पाई जाती लेकिन वे इसके संरक्षण में अभिरुचि रखते हैं, संरक्षण भागीदार और संबंधित जो है वैज्ञानिक संगठन, ये इसके क्या होते हैं, भागीदार निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आईबीसीए के सदस्य बनने के लिए क्या है, पात्र हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र के जो भी देश हैं वो आईबीसीए के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी आईबीसीए की भागीदार संगठन बनाने के लिए सहमति क्या कर दी है, व्यक्त की है। वित्त पोषण, भारत ने 2024 से 27-28 तक के लिए 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय ये बिग कैट्स अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट्स की संरक्षण स्थिति क्या है, आईयूसीएन की जो लिस्ट, रेड लिस्ट है उसमें ये क्या है, एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है। बाघ जो है एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल है शेर, चीता, हिम तेंदुआ और तेंदुआ। शेर, चीता, हिम तेंदुआ और जो तेंदुआ है ये वल्नरेबल है। और जगुआर जो है वो नियर थ्रेटेड है। और प्यूमा जो है वो लिस्ट कंसर्न है। आई होप आपको लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेड मतलब संकट की स्थिति में नहीं है लेकिन वो संकट की स्थिति में जाने की संभावना है। लिस्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि अभी वो लिस्ट कंसर्न, ऊपर देख लो लिस्ट कंसर्न क्या था, एक सेकेंड। लिस्ट कंसर्न यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरा बताया गया है। लिस्ट कंसर्न क्या है, लिस्ट कंसर्न क्या है, किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो प्यूमा जो है हमारा कैसा है, लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, प्यूमा जो है वो लिस्ट कंसर्न में आता है। और नियर थ्रेटेड जगुआर है। शेर, चीता, हिम तेंदुआ और तेंदुआ वल्नरेबल है। और बाघ जो है हमारा एंडेंजर्ड है। भारत में बिग कैट्स की 5 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में क्या है, सूचीबद्ध है। ठीक है, हाथी गणना नेक्स्ट हमारा, हाथी गणना 2023 सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में समान अवधियों में हाथी की गणना की गई। हाथी गणना के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक में 6000 हाथी मौजूद हैं। कहाँ, कर्नाटक में 6000 से अधिक हाथियां मौजूद हैं। और ये दक्षिण राज्यों में कैसा है, शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, किशोर हाथी जो 10 वर्ष और उससे कम आयु में उच्च मृत्यु दर 40% व्याप्त है। जो भी है यहाँ किशोर हाथी हैं उनमें जो है 10 वर्ष और उससे कम आयु के उसमें उच्च मृत्यु दर व्याप्त है। इसके पीछे एलिफेंट एंडोथ्रियोपिक हर्पी वायरस EEHBS जो है क्या है, जिम्मेदार है। भारतीय हाथी, भारतीय हाथी के बारे में समझते हैं। ये मध्य और पश्चिमी घाट कहाँ 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 पाई जाती है, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट। जो मध्य और दक्षिणी जो पश्चिमी घाट है वहाँ पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी व उत्तर भारत है तथा
दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। कहाँ-कहाँ पाई जाती है? मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी व उत्तरी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। कुल वन्य एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। तो जितने भी वन्य एशियाई हाथी हैं, उनकी 60% से अधिक आबादी हमारे भारत में ही पाई जाती है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक संख्या कहाँ है? कर्नाटक में है, सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है। इसके बाद कहाँ है? असम में है। और उसके बाद कहाँ है? केरल में है। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा अगर जो कहें तो कर्नाटक में है, फिर असम में है और फिर उसके बाद केरल में है। ठीक? कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। कुमकी हाथी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुमकी हाथी क्या है? यह भारत में कैप्टिव एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। इन्हें जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो कुमकी हाथी है, कुमकी हाथी का मतलब होता है ये कैप्टिव एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। ये जंगली हाथी को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे जंगली हाथी बहुत उत्पात मचा रहे हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए कुमकी हाथी एक शब्द है। इसमें जो है हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता है और ऐसे हाथियों को क्या करता है, जंगली हाथियों को नियंत्रण करने के लिए उनके पास भेजा जाता है प्रशिक्षित के बाद। तो इसके लिए उनको हम क्या कहते हैं? कुमकी हाथी। ये क्या होते हैं? विशेषताएं इनकी क्या होती है? भारतीय हाथी की विशेषताएं क्या होती है? ये अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी होते हैं। इनका मजबूत जो है पारिवारिक संबंध होता है और ये बेहतर संचार और कौशल भी देखा गया है। ठीक है? ये एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियों में से क्या है? एक है। ये एशियाई जो भी हाथी हैं, एशियाई हाथियों की जो 3 उप प्रजातियां हैं, उसमें से एक प्रजाति कौन सी है? भारतीय हाथी। अन्य 2 हैं सुमात्रन और श्रीलंकन। इनका जीवन काल कितना होता है? 60 से 70 वर्ष का होता है। मादा हाथी की गर्भाधान अवधि 20 से 22 महीने की होती है। झुंड की सबसे उम्रदराज हाथनी झुंड की क्या होती है? मुखिया होती है। ये इनकी क्या हो गई? झुंड की नेतृत्व हो गई। भारतीय हाथी के बारे में एकदम एक-एक करके एक-एक चीज़ आराम से समझिएगा और उसके बाद देखते चलिएगा। ठीक है? मानव बस्तियों के बसने, कृषि व उद्योग के विस्तार, मानव हाथी संघर्ष, अवैध शिकार आदि के कारण इनके क्या हो गई है? पर्यावास के सिकुड़ रहे हैं, अलग-अलग हिस्सों में बँट रहे हैं। ठीक? कहोगे सर ठीक है। हाथी परियोजना यह कब शुरू की गई थी? 1992 में शुरू की गई थी। हाथी की अधिक संख्या वाले 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं। जो हाथी की संख्या वाले जो 14 राज्य हैं, उसमें 33 हाथी रिजर्व क्या हुए हैं? स्थापित किए गए हैं। ठीक है? अब एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर समझ लेते हैं एक-एक करके। एशियाई हाथी कैसे होते हैं? अफ्रीकी हाथी कैसे होते हैं? तो अगर हम आयुसीएन की स्थिति की बात करें, तो आयुसीएन की स्थिति की बात करेंगे तो एशियाई हाथी जो है वो इंडेंजर्ड है और जो अफ्रीकी हाथी है, उसमें भी 2 हैं, एक सवाना हाथी और एक वन हाथी। तो सवाना हाथी भी इंडेंजर्ड है और वन हाथी क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मतलब कि वन हाथी जो है वो बहुत अधिक एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में आती हैं। सवाना हाथी हमारी इंडेंजर्ड आती है और वहीं एशियाई हाथी की बात करें तो वो कैसी है? इंडेंजर्ड की स्थिति में आती है। ठीक है? अगर हम एशियाई हाथी की बात करें तो ये छोटे आकार के होते हैं। इनका वजन 3 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं अगर दूसरी ओर हम अगर अफ्रीकी हाथी की बात करें, ये बड़े आकार के होते हैं। इनका वजन 4000 से 8000 किलोग्राम के क्या होता है? बीच होता है। कान कैसे होते हैं? गोलाकार व छोटे कान होते हैं। इनका पंखाकार व बड़े कान होते हैं। ठीक है? अपेक्षाकृत इनकी मुलायम त्वचा होती है। इनकी त्वचा अधिक झुर्रियों से युक्त होती है। जुड़वा गुंबद वाला सिर होता है। इनका एकल गुंबदी क्या होता है? सिर होता है। ठीक? आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर हम एशियाई हाथी की बात करें तो केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं। कुछ जो है नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, वो भी कैसे? नर एशियाई हाथियों के। हथिनियों के दांत नहीं होते, केवल मूल प्राथमिक दांत पाए जाते हैं। ठीक है? अफ्रीकी हाथी और हथिनी दोनों के दांत होते हैं। अंतर अगर समझिएगा कि नर जो यहाँ पे एशियाई हाथी है उसमें केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, हथिनियों के दांत होते ही नहीं। ठीक है? लेकिन वहीं अगर अफ्रीकी हाथी की बात करोगे तो इसमें हाथी और हथिनी दोनों के क्या होते हैं? दांत होते हैं। ठीक? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में क्यों है?
क्योंकि राइनो 2024 की रिपोर्ट जारी की है किसने? इंटरनेशनल राइनो फंड फाउंडेशन ने। इंटरनेशनल जो राइनो फाउंडेशन है IRF ने स्टेट ऑफ द राइनो 2024 जो है रिपोर्ट जारी की है। IRF विश्व भर की गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। इसका संगठन की स्थापना 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में की गई थी। रिपोर्ट के अगर मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते तो राइनो के सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर दुनिया में लगभग 28,000 गैंडे जो हैं वो शेष बचे हुए हैं। 2022 से 23 के बीच अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में कितने परसेंट के? अफ्रीका में जो गैंडों की अवैध शिकार है उसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ 22 से 23 के बीच सफेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाले गैंड जैसे भारतीय गैंड है इनकी संख्या लगभग स्थिर रही है। ठीक है, तो 22-23 के बीच सफेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाले गैंड जैसे भारतीय गैंडे हैं उनकी संख्या लगभग स्थिर रही है और बाकी सफेद गैंडों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक, अगर हम गैंडों के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं। गैंडों की कितनी प्रजातियाँ होती हैं? गैंडों की 5 प्रजातियाँ होती हैं। गैंडों की कितनी प्रजातियाँ हैं? गैंडों की 5 प्रजातियाँ हैं। इसमें 2 अफ्रीकी प्रजातियाँ जैसे सफ़ेद गैंडा और काला गैंडा तथा 3 एशियाई प्रजातियाँ जैसे भारतीय गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा शामिल है। ध्यान देना, सफ़ेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि एक सींग वाले भारतीय गैंडों की संख्या जो है लगभग स्थिर रही है। अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार से 4% की अवैध शिकार में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब जो भी अवैध शिकार हो रहा है उसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। गैंडों के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहले कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019, एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019, इंडिया राइनो विजन 2020। ये सब सारी चीजें जो है गैंडों के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहले हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे समझते हैं अफ्रीकी गैंडे और एशियाई गैंडों के बीच का अंतर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। अगर हम अफ्रीकी गैंडों की बात करें तो सफेद गैंडा हाथियों के बाद जमीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी। जो सफेद गैंडा है वो हाथियों के बाद जमीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है, जो अफ्रीकी गैंडा है। और भारतीय जो गैंडा है वो सभी एशियाई गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जो एशियाई गैंडा है वो भारतीय गैंडा है वो सभी एशियाई गैंडाओं में सबसे क्या है? बड़ा है। रंग रूप इसकी कवच जैसी दिखाई देने वाली गांठदार त्वचा बहुत कम होती है। ये अधिक आक्रामक होते हैं, 2 सींग होते हैं, तैरने में कुशल नहीं होते और गहरे पानी में डूब जाते हैं, कीचड़ में लौटते हैं, लड़ने के लिए सींगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लड़ने के लिए सींगों का इस्तेमाल करते हैं। ये जमीन पर उगने वाली छोटी छोटी घास और कम ऊंची वनस्पतियों को खाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका रंग रूप व्यवहार हो गया, जमीन पर उगने वाली छोटी छोटी घास और कम ऊंची वनस्पतियों को खाते हैं। अगर हम एशियाई गैंडे की बात करें तो इनकी कवच जैसे दिखाने वाली गांठदार त्वचा बहुत अधिक होती है, कम आक्रामक होते हैं। देखो, अफ्रीकी गैंडे अधिक आक्रामक होते हैं, एशियाई गैंडे जो होते हैं वो कम आक्रामक होते हैं। ये भी 2 सींग वाले होते हैं, लेकिन सुमात्राई गैंडा 2 सींग होते हैं और भारतीय गैंडा व जावा गैंडा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 1 सींग वाले होते हैं। अफ्रीकी गैंडे तैर नहीं सकते, लेकिन एशियाई जो गैंडे होते हैं वो अच्छे तैराक होते हैं। लड़ते समय अपने निचले दांतों का उपयोग करते हैं। आहार के लिए लंबी घास, झाड़ी, पत्तियों आदि पर क्या होते हैं? ये निर्भर रहते हैं। अच्छा, पर्यावास की अगर बात करें कि कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो ये घास भूमि, सवाना की झाड़ियाँ और रेगिस्तान में। और वहीं एशियाई गैंडे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास भूमि तथा सवाना और उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन में। सफेद संरक्षण की स्थिति, जो सफेद गैंडा है उसकी नियर थ्रेंटेड है और जो भारतीय गैंडा है उसकी वल्नरेबल है। ठीक है, तो ध्यान देना, सफेद गैंडा जो है, जो व्हाइट गैंडा है वो नियर थ्रेंटेड है और जो भारतीय गैंडा है वो कैसी है? वल्नरेबल है आईयूसीएन की स्थिति में। ठीक, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा काला गैंडा। काला जो गैंडा है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सुमात्राई और जावा जो गैंडा है, सुमात्राई और जावा गैंडा है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, काला गैंडा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वहीं भारतीय गैंडा ये वल्नरेबल है और सफेद गैंडा जो है वो नियर थ्रेंटेड है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है,
ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अगले चरण के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी गई है। इस अगले चरण की अवधि 2024 से 2029 तक के लिए है। ठीक, बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। ये सुर्खियों में क्यों है देख लिया। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। इस प्रोग्राम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन बस्टर्ड की 4 प्रजातियों में से 2 को शामिल किया गया है। किसको-किसको शामिल किया गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, ये बस्टर्ड की 4 प्रजातियों में से 2 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। भारत में बस्टर्ड की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में बस्टर्ड की 2 अन्य प्रजातियाँ हैं, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड। ठीक है? ये 2 अन्य प्रजातियाँ हैं। पृष्ठभूमि इसकी क्या है? इस प्रजाति के लिए रिकवरी योजना सबसे पहले 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत शुरू की गई थी। तो इस प्रजाति के लिए रिकवरी योजना सबसे पहले कब शुरू की गई थी? 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत शुरू की गई थी। बाद में 2016 में इसे बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट नाम दे दिया गया था। अब इस प्रोजेक्ट की अवधि 2033 तक बढ़ा दी गई है। यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, वित्त पोषण कौन कर रहा है? कैंपा, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कैंपा जो है इसका वित्त पोषण कर रहा है। भागीदार एजेंसियां कौन है? पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान का विभाग, गुजरात एवं महाराष्ट्र वन विभाग। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे इसमें भागीदार एजेंसियां हैं। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट के अगर उद्देश्य की बात करें तो प्रोजेक्ट के अगर उद्देश्य की बात करें तो कंजर्वेशन ब्रीडिंग, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन का बाह्य स्थानीय एक्स सीटू संरक्षण सुनिश्चित करना, व्यवहारिक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और आउटरीच, सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट का प्रायोगिक कार्यान्वयन। ठीक है, सहयोगी एजेंसियां कौन है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और अन्य, इंटरनेशनल फंड फॉर हवारा कंजर्वेशन, रेनेको, कार्बेट फाउंडेशन, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट, द ग्रासलैंड ट्रस्ट, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें सहयोग कर रही हैं। अब हम लेजर फ्लोरिकन के बारे में बात करते हैं। लेजर फ्लोरिकन क्या है? ठीक है, अगर हम लेजर फ्लोरिकन की बात करें तो लेजर फ्लोरिकन क्या है? बस्टर्ड फैमिली का सबसे छोटा पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी जो है वो कौन है? लेजर फ्लोरिकन, सबसे छोटा पक्षी। ये जो है हमारा लेजर फ्लोरिकन है। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है? साइट्स के परिशिष्ट वन में है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। WP 1972 की अनुसूची वन में है। पर्यावास स्थान कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ है? ध्यान से दिमाग में डालना। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रजनन स्थलों में कीटनाशकों का प्रयोग, असामयिक घास की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई के कारण, कृषि घास के मैदानों का कुप्रबंधन इत्यादि के कारण यह खतरे की स्थिति में है। ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गई। अब हम ग्रेट इंडियन, देखो जो लेजर फ्लोरिकन है वो बस्टर्ड फैमिली का सबसे छोटा पक्षी है, लेजर फ्लोरिकन। अब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं। इसकी पर्यावास कहाँ गए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक या एंडेमिक पक्षी प्रजाति है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी जो है स्थानिक या एंडेमिक पक्षी प्रजाति है। भारत में इसका अधिकांश आबादी कहाँ है? राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। भारत में इसकी अधिकांश आबादी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में। कुछ संख्या जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। ठीक है, साइट्स के परिशिष्ट वन में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, WPA के अनुसूची वन में है और यह स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल होने वाले 22 प्रजातियों में से एक है। तो साइट्स के कहाँ है? परिशिष्ट वन में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, WPA 1972 के अनुसूची वन में है और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल 22 प्रजातियों में से एक है। इसका प्रमुख पर्यावास क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप में इसको शामिल सूचीबद्ध किया गया है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, नलिया घास का मैदान, ये सब क्या है? इसके संरक्षण संबंधी प्रयास है। राजस्थान में GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र कार्यरत हैं। जैसलमेर में राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान कार्यरत हैं। आबू धाबी स्थित नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर में कर्मियों को कृत्रिम प्रजनन तरीकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खतरा क्या है? शिकार, विद्युत लाइन से टकराव और ऑर्गेनोफॉस्फेरस कीटनाशक, ये इससे संबंधित क्या है? खतरा है। यह पक्षी जो है लंबी घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र पे रहती हैं, आदि में पाया जाता है। यह सर्वाहारी पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सामने की ओर अधिक दूर तक नहीं देख पाते। ठीक है, इनकी विशेषता है।
जो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गूलर पाउच, गले में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें वे हवा भरकर जोर से आवाज निकालते हैं ताकि मादा पक्षियों को क्या करें, आकर्षित कर सकें। ये इनके गले नुमे यहाँ पे एक संरचना होती है, ये यहाँ से हवा भर के जोर से निकालते हैं जिससे मादा इनकी तरफ क्या हो सके, ये आकर्षित हो सके प्रजनन के लिए। नर प्रजाति नवजात के पालन पोषण और उनकी देखभाल में कोई भूमिका नहीं निभाता। नर जो प्रजाति है नवजात के पालन पोषण और उनकी देखभाल में कोई भूमिका नहीं निभाता। संबंधित सुर्खियां क्या है? जीआईबी के पर्यावास वाले इलाकों में बिजली लाइनों पर प्रतिबंध संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, ये देखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास इलाकों में ओवरहेड हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु दिए गए अपने पहले के व्यापक जो दिशा निर्देश था उसको संशोधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में क्या कहा है? कोर्ट ने जीआईबी के पर्यावास वाले सभी इलाकों में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करने के दिए गए अपने पहले के व्यापक दिशा निर्देश उसको वापस ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया गया है जो जीआईबी के प्राथमिकता वाले इलाकों के रूप में पहचाने गए पर्यावास में ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों की संभावना, दायरा, व्यवहार्यता और सीमा निर्धारित करेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। अच्छा, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक एक चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा दिए हैं। साइट्स का जो है लेजर फ्लोरिकन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे हम देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं मगरमच्छ से संरक्षण परियोजना क्या क्या है। मगरमच्छ से जो संरक्षण परियोजना है वो क्या क्या है, तो सुर्खियों में क्यों है? भारत की जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के क्या हो गए, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, भारत में जो मगरमच्छ परियोजना है उसके क्या हो गए हैं, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और मगरमच्छ संरक्षण अगर परियोजना के बारे में अगर हम बात करें, मगरमच्छ संरक्षण अगर हम परियोजना के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। भारत ने 1975 में ओडिशा के जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है? भारत में 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की थी। ठीक है, 1975 में। इसी के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं किसी भी साथ संगठन एफएओ के सहयोग से क्या की गई थी, आरंभ की गई थी। तो किसके किसके सहयोग से आरंभ की गई थी, किसके किसके सहयोग से आरंभ की गई थी? ये जो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी, ये जो है यूएनडीपी, कौन कौन, यूएनडीपी प्लस एफएओ, इसके द्वारा ये क्या की गई थी, एफएओ के द्वारा सहयोग से आरंभ की गई थी। ठीक बात। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यह एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। ये कहाँ है? सबसे पहले उड़ीसा में है, एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह मूल रूप में से खाड़ियों के नहरों का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, पटसाला नदियों की पानी से भर जाता है। ठीक है, ये जलीय मॉनिटरी छिपकली, अजगर, लकड़बग्घे, खारे पानी के मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी मिलती है। ठीक, यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई। अब हम समझते हैं मगरमच्छ के बारे में। अगर हम मगरमच्छ के बारे में समझें तो मगरमच्छ कैसी जंतु है? मगरमच्छ कशेरुकी सरीसृप वर्ग की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। जो कशेरुकी जो है सरीसृप वर्ग है उसके सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? मगरमच्छ है। पर्यावास कहाँ है? खारे पानी की एक प्रजाति को छोड़कर लगभग सभी मगरमच्छ प्रजातियां मुख्य रूप से मीठे पानी के दलदलों, झीलों और नदियों में रहती हैं। ठीक है, यह सरीसृप अधिकतर कैसी होती हैं? रात्रिचर होती हैं। मगरमच्छ पेई पेई किलोथर्मिक जीव होती है। ठीक है, पेई किलोथर्मिक जीव अपने शरीर का तापमान को केवल एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसको कहते हैं पेइकोलिक थर्मिक जीव, जो एक सीमा तक ही नियंत्रित अपने तापमान को कर सकते हैं, उनको कहते हैं पेई किलोथर्मिक जीव। और ये अधिकतर क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं। अब हम यहीं पे घड़ियाल की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं कि घड़ियाल की आखिर में स्थिति क्या है। सबसे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड आईयूसीएन में है। साइट्स के कहाँ है? परिशिष्ट वन में है। और WPO 1972 की अनुसूची वन में है। पर्यावास कहाँ है? साफ एवं तीव्र प्रवाही जल वाली नदी के पर्यावास होते हैं। भारत में चंबल और गिरवा, घाघरा, सोन और गंडक नदी। चंबल की डकैती याद है? तो चंबल की जो डकैती है वहां पे भारत में चंबल और गिरवा, यहाँ पे पर्यावास है इनकी। साफ और तीव्र प्रवाही जल नदी की इनकी पर्यावास होती है। विशेषताएं क्या है? घड़ियाल नाम उनके थूथन के अंत में एक बल्बनुमा नाद की मौजूदगी के कारण दिया जाता है। ये जो नाद देख रहे हो
ये नाद। इसकी मौजूदगी के कारण इनकी क्या है, इसके मतलब कि घड़ियाल नाम दिया गया है। विशेष रूप से हेतु भोजन हेतु किस पर निर्भर होते हैं, मछली पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें घड़ियाल के बारे में हो गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट समझते हैं कवक मान्यता एवं संरक्षण। अगर हम फंगा की बात करें तो उसके बारे में हम एक-एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है? फंगाई फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वावधान में लोगों से आग्रह किया है कि जब भी वे फ्लोरा और फौना के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हों, तो उसके साथ कवक शब्द का भी प्रयोग करें। क्या कह रहा है? फंजाई फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वावधान में लोगों से आग्रह किया है कि जब भी वे फ्लोरा और फौना के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ कवक शब्द का भी प्रयोग करें। गौरतलब है कि इन तीनों की सामूहिक रूप से पृथ्वी पर जीवन की त्रयी कहा जाता है। पृथ्वी पर अगर जीवन की त्रयी की बात करें तो किसको कहा जाता है? फ्लोरा, फौना और कवक। ये क्या है? फ्लोरा, फौना और कवक। फ्लोरा मतलब वनस्पति, फौना मतलब प्राणीजात और ये कवक मतलब फंगा, फंगा मतलब कवक। ये तीनों क्या होती हैं? पृथ्वी पर जीवन की क्या क्या होती हैं? त्रयी होती हैं। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं फंजाई या कवक के बारे में। फंजाई या कवक क्या होता है? इसे किसी भी स्थान पर कवक की विविधता के स्तर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कवक कौन दिया था? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर जो थे, इनके द्वारा प्रस्तावित जो है सजीवों के 5 जगत के वर्गीकरण में से एक है। ठीक है, विविधता क्या है? कवकों के कई प्रकार की प्रजातियां हैं। इनमें कुछ एकल कोशिकीय वाली प्रजातियां होती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जो हैं जटिल बहुकोशिकीय हैं। तो कुछ जो हैं एकल कोशिकीय प्रजातियां हैं और कुछ जो हैं बहुजटिल कोशिकीय प्रजातियां। ठीक है, कवक की प्रजातियां स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सहित उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण लेकर आर्कटिक क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। विशेषताएं, इसमें काइटिन के भीतर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? काइटिन के भीतर कोशिका भित्ति होती है। हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, ये पोषण का इनका तरीका होता है। ये बहुकोशिकीय ढीले ऊतक जो है बॉडी स्ट्रक्चर इनका होता है। कवक का महत्व क्या है? माइकोराइजल। कवक का अगर हम महत्व की बात करें, अगर हम कवक के महत्व की बात करें तो एक-एक करके समझते हैं। कवक का महत्व, माइकोराइजल, ये पौधों की जड़ों के साथ परस्पर लाभकारी संबंध बनाते हैं, जिससे वृक्षों की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक, कार्बन संचित करना, यह कार्बन का भंडारण करता है। अपघटन और पोषक तत्वों का चक्र, यह अपघटन का काम करते हुए अपशिष्ट को ह्यूमस में बदल देता है। ठीक है, माइक्रो रेमेडिएशन, यह प्रदूषकों जैसे प्लास्टिक के अपघटन में मदद करता है। औषधि, यह एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन और संभावित साइकोथेरेपी जैसे साइकोसाइबिन का स्रोत भी होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कवक पर अगर ध्यान दिया जाए तो आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल केमिकल फंगल फंगल कंजर्वेशन कमेटी जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव, चिली एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अपने संरक्षण कानून के तहत कवक को भी शामिल किया गया है। ठीक, अब हम यहीं पे फ्लोरा फौना और जो कवक है इसकी तुलना करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझ लेना कि फ्लोरा जो है वो कैसे जगत की प्राणी है, कैसे है? अगर फ्लोरा की बात करें तो ये प्लांटी है। फ्लोरा की अगर बात करें तो ये पौधे से संबंधित है। और अगर फौना की बात करें तो एनिमेलिया एनिमेलिया प्राणी से संबंधित है और कवक तो कवक है ही। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो शैवाल, पुष्प और वृक्ष ये वनस्पति हैं। कीड़े, सरीसृप, स्तनधारी ये प्राणी जात हैं। मशरूम, मशरूम क्या है? कवक है। फफूंद क्या है? कवक है। खमीर क्या है? कवक है। तो मशरूम, फफूंद, खमीर जो है ये कवक में आते हैं। बीज बीजाणु वानस्पतिक जनन के माध्यम से ये जनन करते हैं। लैंगिक व अलैंगिक जनन के माध्यम से ये जनन करते हैं। बीजाणु या अलैंगिक जनन के माध्यम से ये जनन करते हैं। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में इनके प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये उपभोक्ता होते हैं, शिकार होते हैं, शिकारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? कवक जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। ठीक, अब हम यहीं पे समझते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR के बारे में। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है, यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत कोलंबिया सहित कई देशों के 11 जो है नए बायोस्फीयर रिजर्वों को शामिल किया है। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत कोलंबिया सहित जो है कई देशों ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है। ठीक, अन्य संबंधित तथ्य, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व MAB में क्या होता है? अब 136 देशों के कितने हैं? 136 देशों के 759 बायोस्फीयर रिजर्व अब शामिल है। अब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के बारे में समझते हैं।
इसे 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। लोगों और उनके पर्यावास के बीच संबंधों को बेहतर करने, लोग और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनको बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। एमएबी क्या है? लोग और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे 1971 में शुरू किया गया था। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18, और उसमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक, इस कार्यक्रम के तहत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले शामिल किया गया था। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले उसको शामिल किया गया था। ठीक, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले शामिल किया गया था। अब बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। इन सीटू संरक्षण, अच्छा आपको ये तो पता होगा इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है? इन सीटू का मतलब है किसी भी प्रजाति को उसके स्थान पर ही संरक्षित करना। ये इन सीटू मतलब स्वस्थान है। और ये होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब एक सीटू मतलब उसको उस स्थान पर संरक्षण नहीं किया जाता, बल्कि उसको जो है दूसरे स्थान पे ले जाके, जैसे आपका जू हो गया, जैसे आपका कोई पार्क हो गया, वहाँ पे उसको ले जाके उसको संरक्षित करते हैं। तो उसको कहते हैं एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब स्वस्थान है और एक्स सीटू का मतलब परास्थान है। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थान है, किसी भी प्रजाति को उसी के स्थान पे संरक्षित करना, और किसी भी प्रजाति को उसके प्रवास स्थान से उठा के किसी किसी दूसरे संरक्षित स्थान पे ले जाके उसको वहाँ पे संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? एक्स सीटू, परास्थान है। तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है ये इन सीटू संरक्षण होता है, कि जैसे कोई भी अगर प्रजाति है उसको हम उसी के स्थान पर संरक्षित कर देते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये, और जैसे कोई चिड़ियाघर है, कोई भी पार्क है, वो क्या होती है? एक्स सीटू होती है। तो इन सीटों के बारे में समझते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थलीय, तटीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में विविध प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र है। ये 3 मुख्य क्षेत्रों से बनता है। कौन-कौन सा क्षेत्र है? एक तो कोर एरिया है, एक का बफर ज़ोन है। कौन-कौन सा है? एक कोर एरिया है, एक कोर एरिया है, एक कोर एरिया है, एक बफर ज़ोन है और एक ट्रांजिशन एरिया है। कोर एरिया अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र शामिल होता है, यहाँ पे सख्त नियम लागू होते हैं। अगर हम बफर ज़ोन की बात करें तो ये क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान आदि को मजबूत करने वाली गहन पारिस्थितिक पद्धतियों के साथ संगत गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बफर ज़ोन हो गया। ट्रांजिशन एरिया, इसमें समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ गतिविधियों को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। कोर एरिया में मिला-जुला के इतना ही मतलब समझिए कि कोर एरिया वो अत्यधिक संरक्षित होता है, वहाँ पे किसी का आना-जाना अलाउ नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रजातियों के लिए संरक्षित होता है, यहाँ पे सख्त नियम लागू होते हैं। अगर हम बफर ज़ोन क्या होता है? यहाँ पे भी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि को मजबूत करने वाली गहन परिस्थितियाँ पद्धतियों के साथ संगत गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मतलब कुछ छूट दी जाती है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो या गहन पारिस्थितिकी पद्धतियों के साथ जो संगत गतिविधियाँ हैं, उसके लिए कुछ उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए कुछ छूट दी जाती है। और जो ट्रांजिशन एरिया है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ गतिविधियों को क्या किया जाता है? यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा, इसको यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है? संरक्षित किया गया। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, देखो यूनेस्को के जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन-कौन से हैं? एक तो कंचनजंगा, सबसे पहले कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है? ये चीज़ें समझ लो। दूसरा है मानस, मानस कहाँ है? असम में। डिब्रू-सौखिया कहाँ है? असम में। देहांग देबांग, अरुणाचल प्रदेश। देहांग देबांग, अरुणाचल प्रदेश। नोक्रेक, मेघालय। सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल, उड़ीसा। शेषाचलम, आंध्र प्रदेश। शेषाचलम हिल्स, आंध्र प्रदेश। ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह में होता है। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। अगस्तमलाई, केरल। नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ध्यान देना, नीलगिरी जो है वो सबसे पहले इसको शामिल किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व में। ये 3 स्टेट में पाई जाती है। कौन-कौन सी? तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है?
ये नीलगिरी पहाड़ी के बाद में। देखो यहीं पे ऊपर देखना, यहीं पे ऊपर दिया था ना कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले शामिल किया गया था। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको सबसे पहले शामिल किया गया था। फिर अचनाकमार अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, कच्छ गुजरात, नंदा देवी उत्तराखंड और कोल्ड डेजर्ट, कौन सा? कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट ध्यान से एक-एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करना। हमारे हमारे भारत में भारत बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18, उसमें से 12 को है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको स्थापित किया गया है। जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। मानस कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। नंदा देवी उत्तराखंड। कच्छ गुजरात। पन्ना मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अचनाकमार और अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नीलगिरी, नीलगिरी जो है 3 स्टेट में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगस्त्यमलाई केरल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नोकरेक मेघालय, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सौखिया असम, मानस असम और कंचनजंगा सिक्किम। ये हमारे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ठीक है, ये हमारे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी एक रामसर स्थल भी है, इसको ध्यान देना। अब हम नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इसको हम समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट के क्षेत्र के संरक्षण पर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। अच्छा, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट क्या है, यहीं पे समझते हैं कि आखिर में कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है क्या। तो अगर हम कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में अगर हम समझें, तो समिति ने प्रस्ताव रखा था कि पश्चिमी घाट, जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट थी, उसमें समिति ने क्या प्रस्ताव रखा था कि पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र, लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के घोषित किया जाए। ठीक है, ये कस्तूरी रंगन समिति ने निर्धारित किया था कि जो भारत का जो पश्चिमी घाट है, ध्यान से समझना, जैसे ये भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत का ये जो इलाका है, ये जो इलाका है भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत के पश्चिमी घाट के जो 37% को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए, ऐसा जो है कस्तूरी रंगन समिति कही थी। इसको क्या किया है, कर्नाटक सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट के क्षेत्र के संरक्षण पर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। तो कर्नाटक सरकार ने इसको क्या किया है? खारिज कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्या है, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र आखिर में होता क्या है। तो अगर हम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ने ईएससी के ऐसे क्षेत्रों जोन के रूप में परिभाषित किया है जिसमें पहचाने गए ऐसे पर्यावरणीय संसाधन मौजूद हैं जिनका मूल्य जो है अतुलनीय है, साथ ही इनके भू क्षेत्र, वन्यजीव, जैव विविधता तथा ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप मूल्य के संरक्षण के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में बताया गया था। और दूसरे, ये क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सूचित किए जाते हैं। दूसरी बात, ईएसजेड के अगर उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करना, मानवीय और गतिविधि, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, मानवीय गतिविधियों के कारण उनमें होने वाली गिरावट को रोकना, मानवीय गतिविधियों के कारण उनमें होने वाली गिरावट को रोकना, ऐसे विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बैरियर, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। ईएसजेड अगर संक्रमण क्षेत्र की बात करें तो ये संक्रमण क्षेत्र की तरह होते हैं। ये संरक्षण क्षेत्र अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों को कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक होते हैं। ठीक है, ईएसजेड में गतिविधियों के आमतौर पर विनियमित किया जाता है, न कि पूरी तरह से प्रतिबंधित। जो ईएसजेड होते हैं पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, उसको आमतौर पर विनियमित किया जाता है, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता। ईएसजेड के अगर दिशा निर्देश गतिविधियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो प्रतिबंधित, एक विनियमित, एक अनुमति। अगर प्रतिबंधित की बात करें तो वाणिज्यिक खनन हो गया, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की स्थापना, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगर ईएसजेड, अगर कोई भी जगह को अगर हम ईएसजेड घोषित कर दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रतिबंधित वाणिज्यिक खनन प्रतिबंधित हो जाएगा, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की स्थापना जो है वो प्रतिबंधित हो जाएगी। पेड़ों की कटाई को विनियमित किया जा सकता है, होटल और रिसोर्ट की स्थापना को क्या कर दिया जाता है? विनियमित किया जा सकता है। अनुमति स्थानीय समुदाय द्वारा जारी कृषि और बागवानी, डेयरी और फार्मिंग आदि को क्या कर देते हैं? इसको अनुमति दी जाती है। अब हम यहीं पे समझते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट क्या है, इसके बारे में एक-एक करके समझते हैं।
अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये देखना, ये हमारा जो है ये जो है पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट जो है, इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। पश्चिमी घाट जो है वो पाल घाट गैप, थाल घाट और भोर घाट, पाल घाट गैप, थाल घाट और भोर घाट, ये इसमें दर्रे पाए जाते हैं। पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। ऊंचाई कहाँ है? उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है। उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। वन जो है 4 प्रकार के: सदाबहार, अर्ध सदाबहार, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। खनिज लौह, मैग्नीज और बॉक्साइट अयस्कों से ये क्या है? समृद्ध है, ठीक है। लौह, मैग्नीज और बॉक्साइट जो है अयस्कों से समृद्ध है। सह्याद्री जो है इसको महाराष्ट्र में कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक और केरल में। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ कहते हैं? कर्नाटक और केरल में इसको हम नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डामम हिल्स केरल और तमिलनाडु में कहते हैं। तो अन्नामलाई और कार्डेमम जो हिल्स है, अन्नामलाई और जो कार्डेमम हिल्स है, अन्नामलाई और जो कार्डेमम हिल्स है, इसको कहाँ कहते हैं? केरल और तमिलनाडु में अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स। तो सह्याद्री कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ कहते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु में। अन्नामलाई अन्नामलाई कहाँ कहते हैं? और कार्डामम कहाँ कहते हैं? केरल और तमिलनाडु में। यह विश्व की जो 8 सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हॉट स्पॉट है उसमें से एक है। यह भारत के कुल भूभाग का 6% हिस्से में परिविस्तृत है। भारत के सभी पादपों में 6% हिस्से पे स्थित है। भारत के सभी पादप, मछली, उभयचर प्रजाति, पक्षियों और स्तनधारियों को 30% से अधिक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखो यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि पालघाट गैप, थालघाट और भोरघाट कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। उत्तर से दक्षिण जाने पर इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ है? अनाईमुड़ी नीलगिरी पर्वत की नीचे अनाईमुड़ी, ठीक है। और इसमें वन 4 प्रकार के वन है: सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। खनिज यहाँ पे लौह, मैग्नीज और बॉक्साइट के अयस्कों से समृद्ध है। सह्याद्री इसको कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं और कार्डेमम हिल्स है, इसको केरल और तमिलनाडु में कहते हैं। यह विश्व की जैव विविधता के 8 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉटों में से क्या है? एक है, ठीक। ये चीजें हमारी हो गई पश्चिमी घाट के बारे में। 2012 में यूनेस्को ने द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसको? पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नीलगिरी तहर और लायन टेल्ड मकाक जो है, ये जो है स्थानीय इसकी प्रजाति है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम क्या क्या हैं? पश्चिमी घाट की जो पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल है या माधव गाडगिल जो समिति है, ये इसके संबंधित जो है पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया: ESZ1, ESZ2 और ESZ3। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्य समूह उद्योगों के लिए कलर कोडिंग की सिफारिश की थी। पारिस्थितिकी फ्रेमवर्क के भीतर विकास को विनियमित करने के लिए समवर्ती सूची के तहत प्रविष्टि क्रमांक 20 और सामाजिक योजना की विस्तार करने हेतु इसमें सुझाव दिया गया था। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र रूप से संवेदन क्षेत्र के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का 6ठा संस्करण, ठीक है। ये सब मिला जुला के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का जो मामला है, ये सब मिला जुला के क्या है? पश्चिमी घाट को संरक्षित करने संबंधी उपाय हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में इनसे संबंधित जो अदर सुर्खियाँ हैं वो एक एक करके समझेंगे। इतना पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक एक करके एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।